अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे जी न्यूक्लियस के बारे में, जो कि एटम का सेंट्रल रीजन है और फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे पहले जी जो इसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब एटम का स्ट्रक्चर दिया गया तो उसमें जो पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉन और आपके पॉजिटिव चार्ज की, वो नोन नहीं थी। तो सबसे पहला मॉडल जो दिया गया एटम का, उसमें ये कहा गया कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में फैला हुआ होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जगह जगह पर मौजूद होते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। जब इस चीज़ को जहन में रख के रदरफोर्ड ने 1920s में अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो जो रिज़ल्ट आए वो बहुत हैरानकुन थे इस लिहाज से कि लाजमी तौर पर कोई सेंटर में कोई हैवी ऑब्जेक्ट मौजूद है एटम के, जिससे जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में टकरा कर वापस आ रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल को जो है वो एक्सटेंड किया और उसने ये बताया कि लाजमी तौर पे सेंटर में हमारे पास जो है वो कोई हैवी पॉजिटिव चीज़ है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और उसके गिर्द जो है हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सेंट्रल जो हैवी चीज़ है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अभी तक न्यूट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुए थे। इस वजह से न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता ना होने की वजह से यही समझा जाता रहा कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। बाद में 1932 में जब न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुए, दैन जो है वो कंप्लीट पिक्चर जो है वो हमारे सामने आई कि जी सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर प्रॉपर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट उसके बाद जो है इसकी जो है कंप्लीट स्टडी जो है वो शुरू हुई। सबसे पहले हम एक दफ़ा ज़रा जो है एटम का जो न्यूक्लियस है उसे देख लेते हैं कि हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नियरली सारे एटम का जो मैस है वो उस न्यूक्लियस में लाई करता है। और हमारे ये जो एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के मुकाबले में जो है 10⁵ टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वो फुटबॉल स्टेडियम है और उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है एक अंगूर का दाना रखा हुआ है। वो अंगूर का दाना जो है वो न्यूक्लियस को कोरिस्पॉन्ड करेगा जहाँ पर सारे एटम का मैस है, जबकि वो जो फुटबॉल स्टेडियम है वो एटम को कोरिस्पॉन्ड करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम जो है वो साइज़ में न्यूक्लियस के मुकाबले में कितना लार्ज होता है। अब जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। प्रोटॉन का मैस हमारे पास किलोग्राम में जो है वो 1.673 10⁻⁻27 kg है। न्यूट्रॉन का मैस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है और उसकी वैल्यू 1.675 10⁻27 kg है। हम इन जनरल जो स्मॉल साइज़ में, स्मॉल स्केल में जो मैस है उसको हम यूनिफाइड मैस स्केल में मेजर करते हैं, जिसको हम एटॉमिक मैस यूनिट भी कहते हैं, जिसके मुताबिक हम जो 1 AMU है वो हमारे पास इक्वल होता है 1.6606 10⁻⁻27 kg। उसके अकॉर्डिंगली हम मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन और स्पेशली मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जी 0.00055 AMU। अब एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? एटॉमिक नंबर में हमारे पास जो है वो आ जाता है जी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं उसको हम न्यूक्लियस का एटॉमिक, उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड का एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसको चार्ज नंबर भी कहा जाता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एक न्यूट्रल एटम के लिए इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के।
ये जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसे हम चार्ज नंबर से भी कोरिस्पॉन्ड करते हैं। देन है जी हमारे पास मास नंबर। मास नंबर में हमारे पास कंबाइंड नंबर्स आ जाते हैं प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के, यानी कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम है उसे हम मास नंबर कहते हैं, क्योंकि यहीं से हम जो है वो टोटल मास जो है वो लेते हैं एटम का। अब रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है जी किसी भी न्यूक्लियस की कि हमारे पास x जो है वो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के तौर पे लिया जाएगा, जहाँ पर a जो है वो मास नंबर को कॉरिस्पॉन्ड करता है और z जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर आप जो है वो यूरेनियम की मिसाल ले लेते हैं तो यूरेनियम जो है उसमें U जो है वो यूरेनियम के लिए सिंबल है, 235 उसका मास नंबर है और 92 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। और अगर आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो वो मास नंबर और प्रोटॉन नंबर के जो है वो डिफरेंस के इक्वल होंगे। जैसे कि इस केस में हमारे पास 235 माइनस 92 यानी कि 143 जो है हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं यूरेनियम में। नेक्स्ट जी हमारे पास आइसोटोप से क्या मुराद है। तो जी आइसोटोप जो है ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन जो मास नंबर है वो वेरी करता है। और मास नंबर वेरी इन जनरल करने की वजह ये है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास जो है वो जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसके 3 आइसोटोप हैं। पहला जो है हमारे पास हाइड्रोजन 1 जो है उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि जो दूसरा है हमारे पास ड्यूट्रियम उसमें हम देखते हैं एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में और एक जो है वो न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जबकि ट्रिटियम में हमारे पास जो है वो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस में और तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप देख सकते हैं ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसी तरह से हीलियम के हमारे पास जो हैं वो 2 आइसोटोप्स हैं। ज़ीनॉन और सीजियम के जो हैं वो दोनों के 36 आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि तमाम आइसोटोप्स जो हैं हमारे पास उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोटोप्स की वो हमेशा सेम रहती हैं, जबकि फिज़िकली जो हैं आइसोटोप जो हैं ये एक दूसरे से वेरी करते हैं कि इनका मास जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि प्रोटॉन जो सिंगल अगर आप हाइड्रोजन की बात कर लें जिसमें सिंगल प्रोटॉन है उसका मास कम होगा, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। यानी कि हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर आइसोटोप्स को सेपरेट जो है वो कर सकते हैं, जबकि केमिकली हम इनको सेपरेट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम हैं। अब अगर आप जो है वो डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में सबसे पहले हम सैंपल को जो है वो आयोनाइज करेंगे, उसकी वेपर्स फॉर्म में उसको लेकर आएंगे, देन हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही सैंपल S1 से निकलता है तो उसे पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड के क्रॉस जो है और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करवाया जाता है सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस देते हुए। देन वो जो हमारे पास जो है सैंपल जो है आयोनाइज सैंपल जो है वो ऐसे चैम्बर में एंटर होता है जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और हम मास के अकॉर्डिंगली इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हुए डिटेक्टर के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर जो आइसोटोप है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हमने नियॉन को जो है वो आयोनाइज करवाने के बाद जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो हम जो है पर्टिकुलर रिलेटिव अबंडेंस के अकॉर्डिंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हुए जो है हमारे पास ग्राफ आ जाता है जिसमें जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नियॉन 20 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास नियॉन 21 है और इसके बाद जो है सबसे भारी जो आइसोटोप है जो कि नियॉन 22 है उसकी अबंडेंस जो है वो दरमियान में लाई करती है। इस तरह से हम जो है आइसोटोप्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और जो है डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। इसमें सबसे जो अहम बात है और जो इंटरेस्टिंग भी है कि अगर आप जो है न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है
वो मैस डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है। मैस डिफेक्ट सिंपली क्या है कि जी अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स को स्टडी करें जिससे हमारा न्यूक्लियस जो है वो बना है और उनका सेपरेटली मैस कैलकुलेट करें, तो हम नोट करेंगे कि जो सेपरेट पार्टिकल्स का मैस है वो हमेशा जो है वो ज़्यादा होगा, और जब आप उसे इकट्ठा करके हमारा न्यूक्लियस वजूद में आता है तो जो मैस है न्यूक्लियस का वो हमेशा कम होगा। इससे हम मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं जी। टोटल मैस इंडिविजुअल जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं उनका उसमें से आप अगर माइनस कर दें न्यूक्लियस के मैस को, तो हमेशा जो है एक मैस में डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। अब ये जो मैस डिफेक्ट है ये इस चीज़ को कोरिस्पॉन्ड करता है कि जब हमारा न्यूक्लियस बन रहा है तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं जी बाइंडिंग एनर्जी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी हमारा जो न्यूक्लियस है जब उसकी फॉर्मेशन होगी तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो कि कोरिस्पॉन्ड करती है उस मैस डिफेक्ट को। और अब अगर आप इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो अगेन आपको सेम अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के बनते हुए रिलीज़ हुई थी, अगर आप वो देंगे तो हमारा न्यूक्लियस जो है अपने सेपरेट जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारा जो हीलियम है वो इन जनरल 2 प्रोटॉन, उसका जो न्यूक्लियस है हीलियम का वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो टोटल उसमें हमारे पास जो है वो 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। हम सेपरेटली अगर तमाम का इंडिविजुअल मैस कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो टोटल मैस आता है वो है जी 4.0320 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। और अगर आप एक न्यूक्लियस का मैस कैलकुलेट करें फॉर्मेशन के बाद तो उसकी वैल्यू है जी 4.0015 AMU। तो यहाँ से हमारे पास जो मैस डिफरेंस अपीयर होता है वो है जी 0.0305 AMU। इसको हम जो है वो किलोग्राम में चेंज करते हैं और देन जो है हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास हीलियम के केस में बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाती है जी 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेफिनेटली आप ये भी नोट कर सकते हैं कि इसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का टोटल मैस है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास जो न्यूक्लियस का मैस है वो कम है। इसके अलावा जो एक बात है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि 1 AMU जो मैस है वो कोरिस्पॉन्ड करता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² के, कि अगर आप जो है आपके पास AMU के अंदर मैस है आप उसे 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ये या इस लिहाज से अहम है कि आप जो है किसी भी मैस को डायरेक्टली जो है वो एनर्जी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए या आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास जो है वो हमें एक कर्व देती है जिसमें हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास मैस नंबर है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये कम है, और जैसे जैसे हमारे पास जो ऐसे न्यूक्लियाई आते चले जाते हैं जिनका मैस नंबर जो है वो 56 के राउंड अबाउट है, 58, 56 के राउंड अबाउट है, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी जो है पर न्यूक्लियॉन वो मैक्सिमम हो जाती है। जैसे कि जी हमारे पास नियरली 58 जो मैस नंबर है उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे ही आप जो हैं वो इससे हैवियर न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं तो अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि यूरेनियम के लिए और रुबिडियम के लिए जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कम है, नियरली 7.6 और 7.5 के राउंड अबाउट उनकी वैल्यू हो जाती है। अब ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जो हमारे जो लाइटेस्ट न्यूक्लियाई हैं वो भी स्टेबल नहीं हैं, और क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पे, क्योंकि स्टेबिलिटी लाइटेस्ट न्यूक्लियाई की भी कम है, और अगर आप हैवी न्यूक्लियाई की बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम है। जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है वो हमारे पास जो है वो आयरन है और निकल है, जो कि ऐसी
पीक पर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है। अब यहाँ से हम फिशन और फ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फिशन अब फिशन क्यों होता है? फिशन इस वजह से होता है कि हमारे जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल हैं और स्टेबिलिटी के लिए वो टूट कर ऐसे न्यूक्लियाई बनाते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से फ्यूजन जो है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो हमारे पास लाइटेस्ट न्यूक्लियाई हैं वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो अनस्टेबल हैं और वो आपस में फ्यूज़ होकर, आपस में मिक्स होकर ऐसे न्यूक्लियाई बनाना चाहते हैं जिनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो ज़्यादा हो, यानी कि वो भी स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। तो फ्यूजन और फिशन जो है वो इन जनरल जो है वो इस वजह से एग्जिस्ट करता है ताकि एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें और मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स जो हैं उन्हें बना सकें। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जी इससे रिलेटेड। अ न्यूट्रल एटम कंसिस्ट ऑफ 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज इट्स न्यूक्लियॉन नंबर? न्यूक्लियॉन नंबर इन जनरल मैथ्स नंबर को कॉरिस्पॉन्ड करता है। आपने ये न्यूक्लियॉन नंबर बताना है तो न्यूक्लियॉन नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शामिल होंगे। तो 17 + 18 हमारे पास 35 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, मैस्ड इफेक्ट इज 0 फॉर। किस एलिमेंट के लिए मैस्ड इफेक्ट जो है वो 0 है? हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूट्रियम और लिथियम। तो इसमें जी जो आपके पास हाइड्रोजन है, सिंपल हाइड्रोजन, प्रोटियम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमारे पास मैस्ड इफेक्ट जो है वो 0 होगा। क्यों? उसके 0 होने की वजह ये है कि जी उसमें हमारे पास जो है एक ही प्रोटॉन है और उसी से न्यूक्लियस बनना है, तो हमारे पास उसका मैस जो है वो उस न्यूक्लियस के मैस के हमेशा इक्वल ही होगा, तो हमारे पास जो है वो मैस्ड इफेक्ट 0 होगा। इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी हमारे पास हाइड्रोजन की जो है वो 0 होती है। तो जी ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है।